हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल, आई होप सब लोग घर पर होंगे, अच्छे होंगे और सेफ होंगे। भाई सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बाहर ना निकलो और इसीलिए तो हम लोग लेके आए हैं अनअकैडमी क्लास 7। अब आपको घर में बैठना है विद द कंफर्ट ऑफ योर होम और आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छी बात। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपने भाई बहनों को, फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि भाई अनअकैडमी ने 6th और 8th के लिए भी चैनल्स निकाल दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप वो कर सकते हो कि आप भी मेरी तरह घर पे बैठो कंफर्टेबली, अपना एसी कूलर फैन वैन ऑन करके और पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे पहले टीचर टोकती थी ना कि अब आपको लंच नहीं करना बीच में, तो आप लंच भी कर सकते हो बीच में। पढ़ते रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो। ठीक है, पर पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, इसीलिए वी आर अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट educational platform in India. So what you have to do, well, to watch all the videos of an academy very soon, like अभी आई और अभी देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक और शेयर करनी पड़ेगी वीडियो, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन हिट करनी पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा टू डू व्हाट, टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम अनअकैडमी। और जैसे कि आपको पता है कि आई एम अरिमा चतुर्वेदी, आई एम ए सोशल साइंस एजुकेटर एंड blah 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 blah, as I've already told you 1 million billion zillion times कि भाई मैं ही आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस, तो आप बच के तो कहीं नहीं जा सकते। तो अब क्या करना है आपको ये करना है कि आपको रोज आना है, क्योंकि मैं भी रोज आऊंगी। ठीक है, मैं रोज आऊंगी तो आपको भी रोज आना और रोज पढ़ाई खत्म करनी है। रोज के चैप्टर रोज समझने और रोज खत्म करने, यानी कि रोज की गॉसिप और रोज की स्टोरीज। ठीक है, तो यही स्टोरी सुनने के लिए आज मैं आई हूँ, सुनाने के लिए सॉरी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पता है इसके बारे में आप सब जानते हो, मतलब मैं मान ही नहीं सकती अगर आप में से कोई इसके बारे में नहीं जानता होगा। और वो स्टोरी किसकी है? वो स्टोरी है मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो अब जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसके बारे में तो आप सबको पता है। किसके बारे में? आपको अकबर के बारे में पता है, डेफिनेटली नाम तो सुना होगा। आपको शाहजहां के बारे में पता होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने। स्टोरीज भी देखी होंगी, मूवीज भी देखी होंगी, सब कुछ देखा है आपने, है ना? इसीलिए मैं आपको बस पढ़ाने जा रही हूँ। आपको जितना पता है थोड़ा सा ज्यादा, बस थोड़ा सा ज्यादा मेरे को पता है, और वही चीज मैं आपको बता दूंगी। बस खत्म हो गया चैप्टर कंप्लीट। इजी था ना? बस देखो, अब जैसे कि आपको पता है कि जो मुगल एम्परर्स थे, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई थी इंडिया में। ठीक है, वो अपनी पावर को, उन्हें बड़ा पसंद है कि भाई हम अपनी पावर शो ऑफ करें, हम दिखाएं सबको कि हम इतने अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीजें इंडिया में बनाई। और अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा ये बात बताई थी सिविक्स में कि हमारी जो डाइवर्सिटी होती है वो हिस्टोरिकली और जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। हिस्टोरिकली कैसे? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सिर्फ और सिर्फ हिंदूज रहते थे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जब हम लोग पहले वाले चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो सबसे पहले चैप्टर में था कि नए नए किंगडम्स निकल के आ रहे थे। वो सारे किंगडम्स कैसे थे? वो सारे किंगडम्स थे इंडियन किंगडम्स, यानी कि सॉरी नॉट इंडियन, सारे रूलर्स थे हिंदूज। ठीक है, सारे रूलर जब हिंदूज थे तो एकदम से अफगान्स कैसे आ गए? यानी कि दिल्ली सल्तनत में हमने अफगान्स के बारे में पढ़ा था, राइट? लास्ट में हमने कहाँ खत्म किया था? हमने खत्म किया था शेर शाह सूरी पर। और हमें ये पता था कि शेर शाह सूरी की जो हैबिट्स थी, जो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वो किसने फॉलो किया? वो अकबर ने फॉलो किया। वो इतना अच्छा रूलर था, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था। कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है, तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। वो ये है कि आपने रेड फोर्ट तो देखा होगा दिल्ली में, नहीं देखा पिक्चर्स में तो देखा ही होगा। और वो जो रेड फोर्ट है ना, हर इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वहां जाते हैं और वहां से स्पीच डिलीवर करते हैं, और हम सबको, यानी कि सारे इंडियन सिटीजन्स को कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि भाई इतने साल हो गए हम लोग को इंडिपेंडेंट हुए, सो लेट्स सेलिब्रेट ये। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जब ये करते हैं तो कहाँ से करते हैं? वो रेड फोर्ट से करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे अरे मैम इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, हिस्ट्री में ये आया वो आया वो, और अब आप एकदम से बीच में सिविक्स ले आए। ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म हो गया, बस इतना इसी पार्ट लेके आए। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स है ना, वो जिस रेड फोर्ट पे खड़े होते हैं, वो रेड फोर्ट भी एक मुगल एम्परर ने बनाया था। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो, मतलब मुगल एम्परर ने इतने साल पहले वो बनाया था रेड फोर्ट। और आज भी इन 2020
अगर इस टाइम पे भी इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, अगर इन केस, ठीक है, करते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे और वहां से स्पीच देंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सेलिब्रेट तो करेंगे, पर बाहर निकलते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। पता नहीं कब निकल सकते हैं घर के बाहर। कोई बात नहीं, अभी तो घर के अंदर ही है, मौज करो, मस्त रहो, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कि बाबर आया कहाँ से। अब मतलब कहीं से तो आए होंगे ना पहले, ये मतलब कैसे ऐसे, मतलब एकदम से इस्लाम कैसे आ गया इंडिया में। पहले तो सिर्फ हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो सिर्फ ऐसे हिंदूज ही थे, फिर इतने सारे रिलीजन कैसे हो गए इंडिया में। तो सब आते गए, अपने कुछ कुछ लोगों को छोड़ते गए, उन्हें इंडिया बहुत अच्छा लगा तो वो यहीं पे रहने लग गए। अब जैसे मुगल्स ने इतने सालों तक रूल किया, अपना एम्पायर, किंगडम पूरा एम्पायर बना लिया, तो अब उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो यहाँ पे रहने लग गए। वो बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, मुगल उनको ज्यादा अच्छा लगा इस्लाम, और भाई हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई भी कभी मना नहीं करेगा आपको, अगर आपका मन है तो आप कन्वर्ट कर लो, अगर आपका कन्वर्ट करने का मन है तो आप किसी और में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अफगान्स आए थे, अफगान्स को किसने हरा दिया, अफगान्स को मुगल्स ने हरा दिया, और इतने सालों तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया। अब जब रूल किया ही है तो इतने सारे लोग भी तो रहेंगे यहाँ पे, जब लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा हिस्ट्री क्या अफेक्ट करता है, हिस्ट्री डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। यानी कि जैसे ही इस्लाम आया यहाँ पे, उन्होंने रहे, तो हमारे पास एक और रिलीजन आ गया। कौन सा रिलीजन, वही इस्लाम, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, इसी की वजह से हमें क्रिश्चियनिटी भी अपने रिलीजन, अपने एरिया में दिखने लगती है। बहुत सारे लोग होंगे आपके दोस्त जो कि क्रिश्चियंस होंगे, तो वो कहाँ से आए, अब ऐसी तो कहीं से नहीं आ गए होंगे, तो वो लोग आए थे, उन्हें कई लोगों को अच्छा लगा होगा, हो सकता है उन्हें उनका रिलीजन बहुत अच्छा लगा होगा, तो वो कन्वर्ट हो गए, राइट। अब इसी की वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी होती है वो अफेक्ट होती है। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें सिविक्स पढ़ना है, तो मैं सिविक्स में क्यों जा रही हूँ पता नहीं। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, बहुत ही मजेदार है, स्टोरी सुनते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे ज्यादा जब मुगल्स ने अपना एरिया एक्सपेंड किया था ना, वो था लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी एंड द 17th सेंचुरी। यानी कि जैसी 16th सेंचुरी का हाफ आया तब से लेके 17th सेंचुरी तक, यानी औरंगजेब तक उन्होंने बहुत अच्छा रूल किया, यानी कि उन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इतने से ही मैंने रखा, उन्होंने एक्सपेंड किया, बहुत एक्सपेंड किया कि भाई ये भी दे दो, वो भी दे दो, यहाँ का भी वहाँ का भी, सब कुछ उन्होंने अपने अंडर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स रखे थे अपने एरिया के, वो इतने परफेक्ट थे, इतने अच्छे थे कि उनके बाद जो रूलर्स आए ना, उन्होंने भी उस चीज को अच्छा, मतलब उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस चीज को बोला कि हम भी ऐसा सा ही कुछ रखेंगे। तो थोड़े से चेंजेस करके उन्होंने वही अपने पास में, अपने ही रूल में उन चीजों को उन्होंने स्टार्ट कर दिया रखना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स थे वो। उसके बाद उनकी जो गवर्नेंस के आइडियाज थे ना, वो भी बहुत ही मतलब आउट ऑफ दी वर्ल्ड थे, और वो बहुत अच्छे थे। अब आता है कि ये जो मुगल्स थे, उनकी जो लेगेसी थी, मतलब ये जो जितनी भी चीजें वो कर रहे थे, उनको जो उनके रूलर्स थे बाद में जो उन्होंने सक्सीड किया उनको, उन सब ने उनको एक्सेप्ट किया, उन सब ने सोचा, इंस्पायर हो गए उनकी चीजों से, और उन्होंने अपने रूलर में, अपने किंगडम में भी उस चीज को ले, ठीक है। अब आता है कि मुगल्स आए कहाँ से, कौन थे ये मुगल्स, कैसे आए, एकदम से ऊपर से टपके थे क्या, नहीं। वेल आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के ऊपर है चाइना, अब चाइना के साथ में है बहुत सारे स्थान। अब वो क्या है, वो उज्बेकिस्तान है, तुर्किस्तान है, कजाकिस्तान है, और ईरान है, इराक है, इधर थोड़ा सा इधर चले जाएंगे तो ईरान इराक आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, फिर इंडिया है, ठीक है। तो अब ये जो मुगल्स आए ना, ये इसी एरिया के, सब स्टोरी हमारी इधर ही, एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इधर की स्टोरी है। तो अब ये जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, इसको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इमेजिन कर लो। तो पहला जो पार्ट था वो था चाइना और सेंट्रल एशिया का, और जो दूसरा पार्ट था वो था वेस्टर्न एशिया का। यानी कि जो ईरान, इराक, तुर्किस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, ये सब एरियाज, ठीक है। तो ये मैं अभी की बात बता रही हूँ, पहले ये एरियाज नहीं। तो जो ये वाला था ना सेंट्रल एशिया वाला एरिया, इसमें एक रूलर था जिनका नाम था खिंगीज खान,
ठीक है। अब ये गेंगीज खान कौन थे? ये गेंगीज खान के थे जैसे आपके मामा होते हैं, नाना होते हैं, यानी कि आपकी मम्मी के साइड की फैमिली, वैसे ही मुगल्स के जो मम्मी की साइड की फैमिली थी ना, उनके उनके डिसेंडेंट्स थे गेंगीज खान, यानी कि गेंगीज खान के डिसेंडेंट्स थे मुगल। किसके साइड से? मैटरनल साइड से, यानी कि मम्मी की साइड से, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था वेस्टर्न साइड पे क्या था, ये कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, ईरान, इराक, इस वाले एरिया में एक रूलर था जिसका नाम था तैमूर। और ये जो तैमूर था ना, ये थे इनके पैटर्नल साइड के डिसेंडेंट, यानी कि तैमूर के फादर, जो मुगल्स थे उनके फादर के साइड में कोई बहुत पहले एक रूलर था जिसका नाम था तैमूर। अब गेंगीज खान ने क्या किया? गेंगीज खान वो जब मंगोल रूलर, अब उन्होंने सेंट्रल एशिया और चाइना के बहुत सारे पार्ट पर कब्जा करके रखा था, यानी कि उन्होंने जीत के रखा था। तो वो स्मार्ट तो बहुत ही होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी सारी आर्मी, अपनी आर्मी कलेक्ट करी, इतनी ज्यादा मिलिट्री उनकी अच्छी थी कि वो सबको जीतते चले गए, ठीक है। तो अब जो गेंगीज खान थे ना, उनकी वजह से उज़्बेक्स और गेंगीज खान में बहुत तगड़ी वाली वॉर हुई, ठीक है। अब उज़्बेक गेंगीज खान यानी कि और जो दूसरा ग्रुप था मंगोल्स का, उनसे बहुत चिढ़ते थे, और उज़्बेक्स भी मंगोल रूलर्स ही थे, पर वो दूसरे ग्रुप से बहुत चिढ़ते थे। ग्रुप किसका था? गेंगीज खान का। अब जो तैमूर था, तैमूर जो थे उन्होंने क्या किया, व्हेन ही डाइड इन 1404, उससे पहले उनका जो एम्पायर था दैट वाज द मॉडर्न डे टर्की, ईरान एंड ईराक। और ये जो एरिया था इसको पहले कहते थे हम ट्रांजोनिया, ठीक है। तो आपको मैप दिखाती हूँ, ये जो आपको लाइट ग्रीनिश कलर का मैप दिख रहा है ना, दिस मैप, ये किसका है? ये पूरा तैमूर का एम्पायर है, और इसी को ही हम बोलते थे ट्रांजोनिया, ठीक है। ये कहाँ? ये देखो, दिल्ली, लाहौर यानी पाकिस्तान, काबुल यानी कि अफगानिस्तान, कांधार और समरकंदिस इन टुडेज कजाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये सब आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये पूरा उस टाइम पे ट्रांजोनिया, ये वाला अपना एरिया नहीं, इंडिया नहीं, ना, काबुल से पहले का सारा एरिया ट्रांजोनिया के नाम से जाना जाता था। और ये ट्रांजोनिया पे कौन रूल करता था? ट्रांजोनिया पे तैमूर रूल करता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब तैमूर ने एक बार, वो 1398 में आए, तो उन्होंने यहाँ पे दिल्ली पर कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने अपनी आर्मी वहां से इतनी दूर से ट्रांजोनिया से लेके आए दिल्ली तक, और उन्होंने फिर भी दिल्ली वाले रूलर को हरा दिया। अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जब तैमूर दिल्ली आया था तब उस टाइम पे 1398 था, और एक रूलर था जिसका नाम था कुछ महमूद करके, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो किस डायनेस्टी का था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें बताई थी, नाम नहीं बताए थे कि किसने किया था, किसने नहीं किया था, कब आया था, बट आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि जो मंगोल रूलर्स थे वो बार बार हमला करे थे दिल्ली पर, और उसमें से एक महमूद नाम का एम्परर था, डायनेस्टी उसकी पता नहीं क्या थी, आप बताओगे। तो मेरे को वही डायनेस्टी जाननी है और मेरे को एम्परर का पूरा नाम जानना है, और ये आपका होमवर्क, कुछ भी मान लो, मेरे को पता करना है, ठीक है। सॉरी। तो क्या हुआ कि जो मंगोल्स थे, यानी कि तैमूर के जो डिसेंडेंट्स थे, वो लोग तैमूर जैसे पैटर्नल फैमिली का था इनकी, ठीक है, मुगल्स की, जैसे कि आपके चाचा हो गए, दादाजी हो गए, बड़े पापा हो गए, ताऊ जी हो गए, छोटे चाचा हो गए, ये सब लोग कौन थे? ये सब लोग ऐसे ही तैमूर रिलेटेड था मुगल्स, ठीक है, यानी कि उसके फादर की साइड से, मुगल्स के फादर की साइड से, और गेंगीज खान उनकी मदर की साइड से। अब क्या हुआ, जब गेंगीज खान ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुगल्स और मंगोल्स, यानी कि गेंगीज खान की फैमिली और उज़्बेक्स एक डायनेस्टी थी, उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। अब जब बहुत लड़ाई हुई तो जीते तो गेंगीज खान, पर क्या हुआ, जब गेंगीज खान जीते थे तो उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब जब लोगों की डेथ हो गई तो मुगल्स को ये लगा कि नहीं, मतलब ही इज नॉट अ गुड पर्सन, तो उन्होंने क्या किया, दे वर नॉट वेरी प्राउड ऑफ गेंगीज खान। ऑन दी अदर हैंड उन्हें तैमूर पर बहुत प्राउड था, वो शो ऑफ करते थे कि भाई हमारा तैमूर जो है ना, हमारा डिसेंडेंट है, मतलब हम उसके डिसेंडेंट है,
जैसे कि आपकी फैमिली में आपका भाई हो सकता आईएएस निकल जाए, आपकी बहन डॉक्टर कर ले, आपकी बहन इंजीनियर बन जाए, आपका भाई कुछ और बन जाए, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर चला जाए, तो आप उसको बोलोगे आपको पता है मेरा भाई ना ये है, आपको पता है मेरी बहन ना ये है, हाँ हाँ मेरा भाई ये सब करा देगा, मेरी बहन ये है, मेरा भाई ये है, आपको पता है मेरे चाचा ये थे, मेरे भाई मेरे ताऊजी वो थे, ठीक है, यही बोलोगे, ऐसे ही करते हैं। तो वैसे ही ये लोग शो ऑफ करते थे टाइम, यानी कि मुगल शो ऑफ करते थे तैमूर का। उन्होंने इतनी दूर से आके दिल्ली पर कैप्चर किया इन 1398। किस पर कैप्चर किया ये आप बताओगे, ठीक है, और उनका इतना बड़ा एम्पायर था। अब क्या हुआ, तैमूर की तो डेथ हो गई इन 1404। अब जब बाबर आते हैं यानी कि फर्स्ट मुगल एम्परर इन 1526 टू 1530, तो उनका जो थ्रोन था, थ्रोन किसका था, क्योंकि तैमूर ने तो इतने बड़े एरिया पे कब्जा करके रखा था, तो तैमूर से ही जो थ्रोन उन्हें मिला था कुछ कम होता गया बहुत टाइम के बाद, तो उनके पास एक छोटा सा थ्रोन आया, दैट वाज ऑफ फरगना। अब फरगना का जब बाबर के पास एक थ्रोन आया इन 1494, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, यानी कि शायद आपके बराबर या आपसे 1-2 साल बड़े होंगे, ठीक है, तो जब फरगना का थ्रोन उनके अंडर आया व्हेन बाबर वाज मेयरली 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही उज़्बेक्स को पता चला कि ये क्या है, ये तो गेंगीज खान का है, मतलब गेंगीज खान की डिसेंडेंट्स का है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कब्जा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये तो बच्चा है, क्या ही कर पाएगा। अब जब सबको लगा कि उज़्बेक्स तो बहुत पावरफुल किंगडम है, क्योंकि उज़्बेक्स उस टाइम पर बाबर के टाइम पर इतना पावरफुल किंगडम था कि उन्होंने पूरे ट्रांज़ोनिया पर, पूरे तैमूर के एम्पायर पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था, और उन्हें बहुत डर था कि कहीं अगर बाबर ने उन पर वापस से हमला किया तो वो हार जाएंगे बड़े होके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबर को ही थ्रोनलेस कर दिया। अब बाबर तो छोटा सा था, 12 साल का, तो लड़ तो पाता नहीं, तो उसे उन्होंने बाहर भेज दिया, मतलब कि उसके जो उसके बारे में अच्छा सोचते थे, उन्होंने बोला कि इसे तो यहाँ से निकालो, नहीं तो ये तो इसे मार देंगे उज़्बेक्स। तो क्या हुआ कि जब बाबर वहां से भागा, तो वहां से उस भागते 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 कभी वो अपने चाचा क्या रहा, कभी वो अपने मामा क्या रहा, कभी वो किसी क्या रहा, उसने बहुत हेल्प करी सबकी, ठीक है, सबकी हेल्प करी, पर उसने बहुत ट्राई किया, उसका बहुत मन था कि ये मेरी फैमिली का एरिया है, यानी कि ये तैमूर का एरिया है, ठीक है, तो उसका मन था कि मेरा मतलब उसका जैसे कि आपका मन होगा ये बड़े होके ये करने का, तो उसका क्या मन था, उसका ये मन था कि मैं ट्रांज़ोनिया पर मैं अपना एम्पायर स्टार्ट करूं, क्योंकि ये किसकी फैमिली है, ये पूरी लेगेसी तैमूर की होनी चाहिए थी, और मैं तैमूर का डिसेंडेंट हूँ। अब जब उसे ये चीज फील हुई, तो उसने क्या किया, उसने बहुत बार लड़ाई करी उज़्बेक से, कभी इसके साथ मिलके, कभी उसके साथ मिलके, कभी अपने मामाओं के साथ मिलके, बट हर बार क्या होता था, हर बार उज़्बेक उसे हरा देते थे। अब उसने बहुत बार नोटिस किया कि ऐसा क्या है कि उज़्बेक मेरे को बार बार हरा देते हैं, ऐसा मतलब क्या खाते क्या है, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी खाना है। तो उसने बहुत नोटिस किया, बहुत ऑब्जर्व किया, और उसे पता चला कि ये जो उज़्बेक्स हैं, ये उनकी मिलिट्री स्कीम क्या होती है, यानी कि वो कैसे लड़ते हैं, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसने बहुत ऑब्जर्व किया। फिर इन 1504 उसने क्या किया, उसे काबुल पर कैप्चर किया। काबुल देखो कहाँ है, काबुल है ये इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब जब उसने काबुल पर कैप्चर किया, तो उसे ये लगा कि अगर मैं उस बेग्स को हरा नहीं सकता, तो मैं अपना एम्पायर कहीं और तो खड़ा कर ही सकता हूँ। तो उसने देखा कि मैं अगर दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली में इब्राहिम लोदी है, और मैं उसे हरा दूंगा, किसकी स्कीम से, मैं हरा दूंगा उन्हें उज़्बेक्स की स्कीम से, जो उज़्बेक्स जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, मैं भी सेम स्ट्रैटेजी यूज करके देखता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने 1526 में उसने कहाँ लड़ाई करी, उसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई करी इन द बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड got the area of Delhi and Agra under himself. तो उसने कहा कितना रूल किया, उसने किया फ्रॉम 1526 टू 1530 इन इंडिया। अब जैसे ही बाबर आया, उसने इब्राहिम लोदी को मार दिया, सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ, वो वहां पे रूल करने लगा, धीरे धीरे उसने अपना एरिया भी बढ़ाया, ठीक है। याद रखना कौन सी बैटल में हराया था इब्राहिम लोदी को, इन दी बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526, सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन थे, इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब आता है कि ऐसा क्या इवेंट्स हम लोग ने अभी जैसे पढ़ा के भी थोड़ा थोड़ा हमने सबका पढ़ा, ठीक है।
अब क्या था, अब हम एक एक करके सारे मुगल एम्परर्स के इवेंट्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, किस किस एरा में किया, किस किस ईयर में किया, सब। तो हम बात करते हैं बाबर से कि उन्होंने इंडिया में आके क्या किया। तो भाई सबसे पहले उन्होंने इंडिया में आके बैटल ऑफ पानीपत किया। बैटल ऑफ पानीपत में किसे हराया? सुल्तान ऑफ दिल्ली, ही वाज इब्राहिम लोधी। और उन्होंने उनकी जो अफगान एलाइज थे उनको भी हरा दिया। In which year? In 1526, and he ruled from 1526 to 1530. Who? बाबर। इतना तो हमें याद होगा कि बाबर ने 1526 से 1530 तक रूल किया था, जहां पर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अब क्या हुआ, 1527 आया। द नेक्स्ट ईयर, जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया तो उन्हें लगा कि राणा सांगा को हटाओ भाई, राणा सांगा को तो हटाना ही हटाना है, मेरे को तो पूरा एम्पायर चाहिए, बड़ा चाहिए, बड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा वाज अ वेरी फेमस एंड ग्रेट राजपूत रूलर, और उनके जितने एलाइज थे खानुआ में, उन्होंने सबको हरा दिया। किसने? बाबर ने। उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी? उनकी स्ट्रैटेजीज वही स्ट्रैटेजीज थी जो कि उज़्बेक्स यूज करते थे इन फ्रंट में। अब यहाँ पे तो स्ट्रैटेजीज को कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने वही स्ट्रैटेजीज यूज करी राणा सांगा के अगेंस्ट में, और उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया इन 1527। Now comes 1528। अब 1528 में एक राजपूत थे जिनका नाम था चंदेरी राजपूत। वो चंदेरी के थे, इसलिए उनका नाम था चंदेरी राजपूत। ठीक है, तो जो चंदेरी राजपूत थे उनको भी बाबर ने हरा दिया, और उन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया इन द एरिया ऑफ आगरा एंड दिल्ली। पहले तो रूल था ही, पहले तो उनके अंडर कंट्रोल था ही, यानी कि उन्होंने अपने एरिया में पूरा, ये पहले तो राणा सांगा वाला एरिया भी कर लिया, उन्होंने चंदेरी वाला, चंदेरी राजपूत वाला भी एरिया कर दिया। अब उनके पास पूरा आगरा और दिल्ली के आसपास वाले एरियाज भी उनके अंडर थे। किसके अंडर थे? बाबर के अंडर। कितना रूल किया? 1526 टू 1530 रूल किया, और उन्होंने फर्स्ट करी थी बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया, वेयर ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड ही वाज इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब आता है हुमायूं। तो भाई हुमायूं अपने पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ठीक है, he loved his father very much। तो क्या हुआ, जैसे कि बाबर ने अपनी विल बनाई थी, वैसे ही उसने अपने भाइयों को सब कुछ बांट दिया। जैसे कि बाबर ने बोला कि भाई इसको इतना लैंड देना, तो उसने उतना लैंड उसको दे दिया, अब और सबको और सब कुछ दे दिया। और बाबर वॉज दी एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, सॉरी, हुमायूं वॉज दी एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। ठीक है, तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने जितना भी बाबर ने उसे जैसे जैसे बोला, वैसे वैसे उसने अपने सारे एरिया को डिवाइड करके अपने पापा की विल से, यानी कि अपने फादर की विल, बाबर से की विल से सबको दे दिया। अब जब सबको दे दिया, जैसे कि आपके पापा ने आपसे बोला कि भाई यहाँ पे 4 सैंडविचेस हैं, आप लोग 2 हो, तो आप दो खा लो। ठीक है, अब आप बड़े भाई हो, तो आपने बोला कि चलो 2 इसको दे दो, 2 मैं खा लेता हूँ। हुमायूं ने भी ऐसे ही किया। बट अब क्या हुआ कि हुमायूं का एक भाई था, उसको मिला था काबुल। अब वो इस बात से बड़ा चिढ़ता था कि उसे तो चाहिए था पूरा लैंड, पर अब हुमायूं तो मतलब अच्छा एम्परर था, उससे तो लड़ना आसान नहीं था। तो वो सोच रहा था कि कैसे ना कैसे मैं पूरा एम्पायर अपने अंदर करूँ। उसने बहुत बार ट्राई किया, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ट्राई किया, बट उसे एम्पायर मिला नहीं। तो उसने क्या किया कि जब हुमायूं ने, अब मैं आपको एक सीक्रेट बता दूंगी, ठीक है, हुमायूं was very slow like a turtle or a snake। तो जब हुमायूं was very slow, अब हुमायूं के पास ऑफर्स आते थे कि भाई बंगाल में आके लड़ो हमसे। तो बंगाल से, मतलब आगरा से दिल्ली आगरा से जब वो बंगाल जाएगा तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, और वो स्लो भी इतना था। तो क्या होता था कि उसकी जो आर्मी थी ना, वो डिवाइडेड रहती थी, आधी इधर है, आधी इधर है, आधी उधर है, क्योंकि वो इतना स्लो था, वो प्रॉपरली चैनल नहीं कर पाता था अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी आर्मी को। तो क्या हुआ कि एक अफगान रूलर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जिसको हम शेर खान के नाम से भी जानते हैं, शेर खान। ठीक है, तो क्या हुआ, हुमायूं के अफगान रूलर का एक एनिमी था शेर शाह सूरी, जिसका नाम था शेर खान। तो उसने अपनी सूरी डायनेस्टी की वजह अफगान किया। तो अब क्या हुआ, उसने जब इसके साथ में लड़ाई करी, किसके साथ में, हुमायूं के साथ, तो हुमायूं को पता था कि भाई मेरे को से तो लड़ना पड़ेगा। तो उसने अपने भाई को बोला कि भाई मेरी तो आर्मी जो है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी इधर उधर बटी हुई है, तो तुम एक प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तुम ये कर दो कि मतलब अपनी आर्मी भेज दो मेरे पास। ठीक है, तुम आ जाओ, हम दोनों भाई मिलकर
मस्त इसको हरा देंगे। तो ऐसे बहुत बार उसने बोला भाई नहीं आएगा नहीं तो क्या, आ जा यार प्लीज आ जा यार प्लीज आ जा, मतलब रोज खत लिखता था, रोज चिट्ठियां लिखता था। पर उसका जो भाई था वो क्या कहता था, वो कहता था कि अगर मैं तेरे साथ आया तू मरेगा मुझे भी ले डूबेगा, ठीक है, तो मैं इसलिए तेरे साथ आऊंगा ही नहीं। उसने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो उसके साथ में आया नहीं। अब बाबर हुमायूं वाज थिंकिंग कि भाई भाई है मेरा, आएगा ही आएगा वो तो। उसके हिसाब से वो लड़ने चला गया, वहां तो उसका भाई आया ही नहीं। उसने तो सोच के रखा था मैं आऊंगा तो शेरशाह सूरी मेरा भी एम्पायर ले लेगा, तो इसलिए वो आया ही नहीं। अब जब शेरशाह सूरी ने देखा कि देखो हुमायूं तो इतना स्लो है, तो आने में ही तो 14-15 दिन लग गए वहां से, अपनी आर्मी भी उसने ऐसे चैनल नहीं कर रखी प्रॉपर। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। जैसे ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया इन एट चौसाइन 1539, तो वापस से कन्नौज में हुमायूं ने वापस से शेरशाह सूरी पर हमला किया इन 1540, जहां पे वो वापस से हार गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हुमायूं वाज वेरी स्लो, उसे प्रॉपर चैनलाइज करना नहीं आता था, वो सीख नहीं पाया था बाबर से। अब क्या हुआ, जैसे ही वो शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया, 1540 में हुमायूं अपना पूरा एम्पायर हार चुका था, टू शेरशाह सूरी। अब क्या होता है, जब वो वहां से हार जाता है तो वो वहां से भाग गया। अब वो भाग के कहा गया, वो भाग के गया ईरान विथ दी, और उसने जब वो ईरान गया तो अब किसी के पास तो रहेगा ना जाके, वहां पे होटल्स तो नहीं होते थे, तो किसी की हेल्प तो लेगा। तो क्या हुआ, वहां पे सफावी डायनेस्टी थी और वहां का रूलर था सफावी शाह। सफावी शाह ने उसे अपने घर में जगह दी, यानी कि उसे बोला कि ठीक है तुम रह लो, आई हेल्प यू आउट। अब उसने ऐसा क्यों किया कि ईरान तो इतनी दूर और हुमायूं ये रहा आगरा दिल्ली में, तो ऐसा क्यों किया उसने, तो ऐसा उसने इसीलिए किया कि सफावी शाह, उसको पता था सफावी शाह को कि हुमायूं बाबर का बेटा है, और बाबर किसकी लीनिएज का है, बाबर है किसका, तैमूर के डिसेंडेंट, ठीक है। वहां पे तैमूर ने मतलब सब लोगों की बहुत हेल्प करी थी, और बाबर की भी जो फैमिली थी उन्होंने भी सफावीद की, जो सफावीद डायनेस्टी थी उसकी बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। तो सफावीद शाह ने बोला कि क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने इतनी हेल्प करी है मेरी, तो मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प करूंगा। उसने क्या किया, उसने हुमायूं को प्रॉपर टाइम दिया और हुमायूं को बोला कि ये लो मेरी आर्मी और तुम्हें जिसको कैप्चर करना है तुम कर सकते हो। तो हुमायूं ने उससे उसकी आर्मी ली और सबसे पहले वो उसने पता किस पे हमला किया, शेरशाह सूरी पे नहीं, उसने सबसे पहले अपने भाई पर हमला किया। यानी कि जो काबुल में उसका भाई था, जिसकी पूरी पूरी एम्पायर था उसका, जिसने उसको हेल्प करने से मना कर दिया था, उस पर उसने सबसे पहले हमला किया। जैसे ही उसने हमला किया वैसे ही क्या था, उसका भाई तो वैसे ही डरपोक था, भाग गया। अब थ्रोन किसके अंदर था, अब थ्रोन था हुमायूं के अंदर। अब हुमायूं अपनी गलती से सीख भी गया था, तो हुमायूं ने क्या किया, प्रॉपर चैनलाइज किया। अब उसके पास सफावीद शाह की भी आर्मी थी और उसके पास काबुल की भी पूरी आर्मी थी, फ्रंटियर भी था काबुल का। उसने क्या किया, दिल्ली पर वापस से अटैक किया। अब जो शेरशाह सूरी के डिसेंडेंट्स आए, 15 साल में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। शेरशाह सूरी वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, तो शेरशाह सूरी की जैसी ही डेथ हुई उसके जो डिसेंडेंट्स आए वो शेरशाह सूरी जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और हुमायूं इतने टाइम तक अपने आप को डेवलप कर रहा था। तो जैसे ही हुमायूं आया 15 साल बाद, उसने बोला अब तो मैं बदला लूंगा, बिल्कुल एक तक अपनी के सीरियल जैसे। तो जैसे ही वो आया बदला लेने के लिए, तो उसने क्या किया, उसने शेरशाह सूरी के डिसेंडेंट्स को हरा दिया इन 1555। यानी कि आफ्टर 15 इयर्स हुमायूं ने अपना दिल्ली का थ्रोन अपने नाम वापस से कर लिया। अब उसके पास काबुल भी उसी का था, क्यों, क्योंकि उसका भाई तो भाग गया था, क्योंकि उसको हुमायूं ने हरा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हुमायूं ने जो रूल किया दैट वाज फ्रॉम 1530 to 40, then after शेरशाह सूरी for 15 years, शेरशाह सूरी डायनेस्टी for 15 years, and then after 1555 to 1556 वो सिर्फ एक साल रूल कर पाया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब हुमायूं के बाद पहले आया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो अकबर ने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे मुगल एरा में दो एम्परर्स हैं, ठीक है, पूरे एम्पायर में दो एम्पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वन इज अकबर एंड द सेकंड इज औरंगजेब, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर थे, बहुत ग्रेट और बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर थे। क्यों, देखते हैं,
ठीक है। तो व्हेन 1556 में क्या हुआ, जब हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर वाज अ माइनर एट दैट टाइम, बहुत छोटा था अकबर, ठीक है। अब जब अकबर छोटा था तो उसको तो बिठा नहीं सकते थे थ्रोन पे, तो अकबर वैसे तो थ्रोन पे था, मतलब पॉलिटिकली तो सबको पता था कि थ्रोन अकबर का है, पर उस टाइम पे एक बैरम खान करके एक आदमी था जो कि हुमायूं का बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। तो बैरम खान ने क्या बोला, बैरम खान ने बोला कि क्योंकि ये हुमायूं का बेटा है अकबर, तो मैं इसको बेस्ट दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बैरम खान ने उसे सिखाया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, है ना, पढ़ाया लिखाया तो नहीं पर उसे सब कुछ सिखा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, बैरम खान ने जब तक अकबर बड़ा नहीं हुआ, जब तक अकबर मेजर नहीं हुआ माइनर से, तब तक बैरम खान ने इंडिपेंडेंटली, नॉट इंडिपेंडेंटली, इनडायरेक्टली पूरे एरिया पे रूल किया, यानी कि कोई भी उससे बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता था। अकबर को उसने ट्रेन किया, सब कुछ उसने किया, ठीक है। बैरम के साथ में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी थे जो कि उस टाइम पे सारे एक्शंस लेते थे, लीगल एक्शंस, जबकि उन्हें पता था कि रूल कौन करेगा बाद में, अकबर। पर उन्होंने ये सोच के कभी एक्शंस नहीं लिए कि अकबर की थ्रोन हमें मिल जाए। उन्होंने सिर्फ इसलिए ये सब किया कि वो सारे हुमायूं के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब बैरम खान के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना, पता है ना, स्टोरी सुनी हुई है, सब सुना हुआ है। तो बैरम खान ने 1556 टू 1570 में क्या हुआ कि जितने बैरम खान जो था, अकबर अब इंडिपेंडेंट हो चुका था आफ्टर सम इयर्स, तो 1556 में तो हुमायूं की डेथ हुई, आफ्टर सम इयर्स जब अकबर इंडिपेंडेंट हो गया तो उसने बैरम खान को और बहुत सारे मिनिस्टर से बोल दिया कि आई डोंट नीड यू नाउ, वेल नॉट इन दैट सेंस, मतलब कि अब मैं इंडिपेंडेंटली रूल कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ही टेक एडवाइस फ्रॉम बैरम खान एंड ऑल हिज अदर स्टाफ मेंबर्स, बट उसने क्या किया, उसने ये बोला कि अब मैं इंडिपेंडेंटली रूल करूंगा। उसी टाइम पे क्या हुआ कि अकबर का एक स्टेप ब्रदर था, यानी कि हाफ ब्रदर था, एंड हिज नेम वाज मिर्जा हाकिम। उसने क्या किया, उसने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया कि अकबर ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मेरे को बैठना है थ्रोन पे, भाई मेरे को बैठाओ थ्रोन पे। तो जब मिर्जा हाकिम ने इस पे रिवोल्ट किया तो अकबर ने उसे डरा धमका के लड़ाई वड़ाई करके उसे भगा दिया। अब जब उसे भगा दिया तो क्या हुआ, थोड़े दिन तक तो ये सब कुछ शांत चला। फिर 1568 में अकबर ने सिसोदिया एम्पायर में, यानी कि जो कैपिटल था चित्तौड़ का, उस पर हमला किया और सिसोदिया को अपने अंडर कर लिया, यानी कि चित्तौड़ को अपने अंडर कर लिया। फिर उसने 1569 में रणथंभौर को भी अपने अंडर कर लिया। अब धीरे धीरे अकबर एक एक करके अपने अंडर सब कुछ करता जा रहा था। फिर उसने मिलिट्री कैंपेन लगाई गुजरात में। अब वो कहाँ रूल करता था, वो दिल्ली में रूल करता था। उसने मिलिट्री कैंपेन कहाँ लगाई, गुजरात में, यानी कि उसने गुजरात में बहुत सारी जगहों को कैप्चर कर लिया। फिर उसने बिहार में किया कैप्चर बहुत सारी जगहों को, बंगाल में किया, उड़ीसा में किया। और सबसे बड़ी क्या हुआ, जब वो ये सब कैंपेन स्टार्ट करता था, जब उसे पता था कि मैं ये सब चीजें आराम से ले लूंगा अपने अंदर, क्योंकि अकबर वाज अ वेरी ग्रेट रूलर एंड अकबर वाज अ वेरी गुड मिलिट्री मैन एज वेल, तो क्या हुआ, उसे पता था ये सब कर लूंगा मैं। पर मिर्जा हाकिम फिर से बीच में आ गए। अब मिर्जा हाकिम ने क्या किया, मिर्जा हाकिम ने इसी टाइम में 1579 से 80 के बीच में बहुत रिवोल्ट स्टार्ट किया, सारे मिनिस्टर्स को भड़का दिया, सबको कर दिया। अब तो इसे अकबर को रूल ही नहीं होने देंगे, अब तो हमें कुछ चाहिए भाई, चेंज करो अकबर को, मैं बनूंगा रूलर में। तो अब मिर्जा हाकिम ने जब ये सब किया तो बैरम खान ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और उसे वहां से हटा दिया, ठीक है। बहुत बार किया बैरम खान ने ऐसा, क्योंकि अब वो मार तो सकते नहीं थे, ही वाज द हाफ सन ऑफ हुमायूं। अब फिर क्या हुआ, जब ये सब हुआ तो अकबर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसे वहां से हटा दिया। उसके बाद 1585 से 1605 तक क्या हुआ, अकबर था उसने अपने एम्पायर को और एक्सपेंड किया। मैंने आपसे ये बात बोली थी स्टार्टिंग में कि जो हमारा एम्पायर था, मुगल एम्पायर, वो लेट 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक इंक्रीज हुआ। जो भी उसे एक्सपेंड होना था वो इसी टाइम में एक्सपेंड हुआ था। और ये टाइम कब का था, ये था टाइम अकबर की स्टार्टिंग से लेके औरंगजेब के एंड तक, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने धीरे धीरे करके अपना एम्पायर बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, ठीक है। अब वो कैसे भी बढ़ाए, वो मिलिट्री कैंपेन करे, वो कैसे भी कैंपेन करे, और उसने बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे, यानी कि जो हिंदू रूलर्स थे, राजपूत थे, उनसे उसने ऐसे रिलेशन स्टार्ट कर दिए। पॉलिटिकल रिलेशन नहीं, फैमिली रिलेशन, जिसमें से एक आपको पता होगा,
जोधा अकबर के बारे में, है ना। स्टोरी यार जोधा अकबर के बारे में तो कैसे नहीं पता भाई, स्टोरी सब सुनी है जोधा अकबर के बारे में, है ना। तो वही जैसे जोधा एक प्रिंसेस थी, उसने क्या किया, उसने बोला उनके फादर से, जोधा के फादर से कि भाई मेरे को आपकी बेटी से शादी करनी है, आपका एम्पायर मेरे अंडर आ जाएगा, कोई आपको कुछ भी करके तो दिखाए, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मतलब मैं तो गॉड बन गया हूँ। अकबर ने ऐसा कहा, ठीक है। अब वो तो बड़े मजे से उसने शादी वादी कर ली जोधा से, अब पूरा एम्पायर उसके साथ में। अगर अकबर को लड़ाई के लिए जाना होता था तो जो उसके फादर इन लॉ थे, यानी कि जो फादर इन लॉ का एम्पायर था, जोधा का जो एम्पायर था, वहां से उसके लिए आर्मी आती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर जब आर्मी उसके लिए आती थी और अगर उनको जरूरत पड़ती तो अकबर अपनी भी आर्मी भेजता, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च हुए जिसके अंदर उसने नॉर्थ वेस्ट एरिया में कैप्चर करना स्टार्ट किया। नॉर्थ वेस्ट एरिया में यानी कि कांधार कैप्चर किया, फिर उसने कश्मीर कैप्चर किया, फिर उसने काबुल को सीज कर लिया, क्योंकि काबुल हुमायूं के बाद क्या हुआ था, काबुल तो हुमायूं ने सीज किया ही था, उसके बाद कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के बाद वो वापस से किसी और के पास चला गया, फिर काबुल वापस से अकबर ने सीज किया। अब अकबर ने सीज किया, फिर उसके बाद वो डेक्कन में स्टार्ट हो गया, पहले तो उसने वहां का पूरा एरिया सीज किया, कहाँ का, कांधार, कश्मीर, काबुल, पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया, प्रेजेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया, सब कुछ उसने अपने अंडर कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं डेक्कन में भी आगे बढ़ता हूँ। डेक्कन वाला वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का एरिया, यानी कि उसने बेरार को अपने अंडर किया, फिर उसने खंडेश को अपने अंडर किया, ये सब क्या है, एरियाज के नाम है, रीजन के, किंगडम्स के नाम है। फिर उसने अहमदनगर को भी एनेक्स कर लिया, यानी कि अपने अंडर कर लिया। ये सब कौन से एरियाज है, ये सारे किंगडम्स वही हैं जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे। अहमदनगर के बारे में पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं। अहमदनगर भी उसी टाइम में डेवलप्ड किंगडम था जो उस टाइम पे निकला था, यानी कि अहमदनगर, बेरार, खंडेश, ये सारे वही किंगडम्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो छोटे छोटे जो एरिया, जो लोकल ग्रुप्स होते थे जिनके पास बहुत पावर होती थी, वो क्या करते थे, अपने आप को किंग बना देते थे, और फिर क्या होता था, फिर उनका किंगडम हो गया। तो वही अहमदनगर, बेरार और खंडेश वैसे ही एरियाज थे जिन पर अकबर ने एनेक्स किया था इन दी डेक्कन, ठीक है। अब आता है जहांगीर। अकबर की जहांगीर से नहीं पड़ती थी, ठीक है। अब नहीं पड़ती थी तो नहीं पड़ती थी, क्या कर सकते हैं। तो जहांगीर ने बहुत कम रूल किया, जहांगीर ने रूल किया 1605 से 1627। उसने क्या किया, उसने द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट सिख्स, द होम्स और अहमदनगर फॉलोड। यानी कि क्या हुआ कि जो जहांगीर था वो अपने फादर जितना सक्सेसफुल नहीं था। उसने क्या किया, जो मेवाड़ में सिसोदिया रूलर्स थे अमर सिंह, उनको तो उसने मान लिया, उस अमर सिंह ने तो मान लिया कि भाई ठीक है मुगल सर्विस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अकबर ही लीनिएज का है तो इतना भी ज्यादा ऐसा ऐसा तो नहीं होगा। पर अब क्या हुआ कि जहांगीर वॉज लेस सक्सेसफुल देन अकबर, नॉट एंटायरली अनसक्सेसफुल बट लेस सक्सेसफुल देन अकबर। अब अकबर को भाई मैनेज करना, अकबर के बराबर वाली बात करना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ को अंडर किया, उसके बाद तो उसने कैंपेन स्टार्ट किए सिख्स को अपने अंडर करने के लिए, अहोम्स को अपने अंडर करने के लिए, अहमदनगर को अपने अंडर करने के लिए, तो वो सारे अनसक्सेसफुल थे या फिर लेस सक्सेसफुल थे, जिनके पूरे किंगडम उसके अंडर नहीं आ पाए, वो सिर्फ कुछ पार्ट्स आ गए, ठीक है। फिर आता है जहांगीर का बेटा शाहजहां। अब शाहजहां तो भाई बहुत फेमस है ना। तो शाहजहां फेमस क्यों है ये आप मेरे को बताना, ठीक है। तो शाहजहां ने रूल किया फ्रॉम 1627 टू 1658। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि अब तो मैं ही रूल करके दिखाऊंगा, ऐसे मतलब जहांगीर नहीं पसंद आया मेरे को, मेरे फादर नहीं ज्यादा कुछ खास पसंद आया, बट मैं जो रूल करूंगा, और उसकी भी जहांगीर से ज्यादा नहीं बनती थी। अब शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां द मुगल campaigns continued in the Deccan under Shahjahan. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated by Orcha. Sorry, Bundelas were defeated and Orcha seized. In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbeks were unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids.
अब क्या होता है कि मुगल्स ने कैंपेन स्टार्ट किया, यानी कि शाहजहां ने कैंपेन स्टार्ट किया डेक्कन का। जो डेक्कन वाले एरियाज अकबर के अंडर नहीं आ सकते थे या उसे लॉस्ट हो गए थे अंडर जहांगीर, जहांगीर से जो जो एरियाज लॉस्ट हो गए थे, तो उसने क्या बोला, उसने बोला मैं करती हूँ, जो चीजें वो रह गई हैं वो मैं करूंगा। तो उसने ये सब चीजें अपने अंडर कर ली। उसने बुंदेला ट्राइब, यानी बुंदेला से एक एरिया है, बुंदेलास को हरा दिया। फिर उसने ओरछा का एरिया अपने अंडर कर लिया। फिर क्या हुआ, उसने जब नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन स्टार्ट किया बाल्ख से, तो वो थोड़ा अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे उज़्बेक्स रूल करते थे, और उज़्बेक्स तो मैंने आपको बताया था बड़े मस्त टाइप के थे। मतलब वो तो अपने आगे किसी को दिखने नहीं देते थे, सबको हरा दिया था उन्होंने। एक टाइम ऐसा था कि पूरे ट्रांसोनिया में सिर्फ उज़्बेक्स उज़्बेक उज़्बेक्स थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उज़्बेक्स के अगेंस्ट शाहजहां अनसक्सेसफुल हुआ, और उसने क्या किया, जब ये नॉर्थ वेस्ट वाले जो कैंपेन थे ना उसके, वो लॉस्ट होते चले गए, अनसक्सेसफुल थे। ऑल दो जो डेक्कन वाले थे, जो इस वाले एरिया के थे, वो सारे उसने बहुत अच्छे से कंडक्ट किए। जब उसने कांधार पे हमला किया, जब उसने बाल्ख पर हमला किया, तो वो उज़्बेक्स के अंदर था, तो वो अनसक्सेसफुल हो गया। फिर कांधार के लिए उसकी सफाविद के साथ लड़ाई हुई। सफाविद कौन थे? जिन्होंने हुमायूं को रहने के लिए जगह दी थी, वही सफाविद डायनेस्टी, ठीक है। तो जब कांधार के लिए वो उनसे लड़ा, तो क्या हुआ, सफाविद ने उसको हरा दिया। अब आप बोलोगे सफाविद तो इनकी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने हुमायूं की हेल्प करी थी। अब जरूरी नहीं है कि अब इतने सारे इतने बच्चे आ गए उसके बाद अकबर जहांगीर शाहजहां, तो उसकी भी हेल्प करे, क्यों करे, नहीं करनी, उसका एरिया वो खुद रूल करेगा भाई, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने शाहजहां की हेल्प नहीं करी, और उन्होंने कांधार, यानी कि शाहजहां ने जो उसका कांधार था, जो अकबर ने बहुत मेहनत से एक्वायर किया था, वो उसने लॉस्ट कर दिया टू सफाविद रूलर्स, ठीक है। Now in 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for पीस, यानी कि अब तो भाई अहमदनगर भी हमारे अंडर आ गया था, शाहजहां के अंडर अहमदनगर भी आ गया था इन द ईयर 1632। और जो बीजापुर था, बीजापुर भी वन ऑफ दोज किंगडम्स था जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो अब अहमदनगर और बीजापुर दोनों अब उसके अंडर आ गए थे। बीजापुर ने तो व्हाइट फ्लैग दिखा दिया था कि भाई वी आर फॉर द पीस, वी बिलीव इन पीस, हमें लड़ाई करनी ही नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, ठीक है। और अहमदनगर ने लड़ाई करी, तो दैट वाज एनेक्स्ड बाय शाहजहां एंड बीजापुर वाज sued for peace, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है औरंगजेब। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था इन दी मुगल एम्पायर, ठीक है। अब औरंगजेब ने क्या किया, तो औरंगजेब में इंडी नॉर्थ ईस्ट होम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेन इन 1680। पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ बैक। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने अपने भाइयों को और शाहजहां को कैप्चर कर लिया। उसमें से एक था दारा शिकोह। अब उसने क्या किया था, दारा शिकोह वाज अ वेरी नाइस मैन, ही बिलीव्ड इन ऑल द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो अब दारा शिकोह और औरंगजेब की शाहजहां से नहीं बनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था जहांगीर की अकबर से नहीं बनी, शाहजहां की जहांगीर से नहीं बनी, औरंगजेब की भी शाहजहां से नहीं बनी। तो अब जब औरंगजेब की शाहजहां से नहीं बनी, तो उसने क्या किया, उसने अपने तीनों भाइयों को तो मार दिया, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, उसे चाहिए था पूरा किंगडम अपने अंडर। और उसने क्या किया, क्योंकि भाई पिताजी आप ज्यादा बोलते हो, आपको नहीं पसंद कि मैं रूल करूं, तो उसने क्या किया, उसने शाहजहां को लिया और कैप्चर कर लिया अपने जेल में, ठीक है। अभी उसे कैप्चर कर लिया, तो शाहजहां ने वही उनकी डेथ हुई, यानी कि उनकी जेल में ही डेथ हो गई शाहजहां की। एंड व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट औरंगजेब, तो औरंगजेब ने सबसे पहली चीज क्या करी, औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाइयों को मरवा दिया, तीनों भाइयों को मार दिया, एंड देन ही कैप्चर्ड हिज फादर टिल डेथ। अब आता है कि उसने क्या किया, तो मैंने आपसे बोला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एम्पायर का, पूरे मुगल एम्पायर, क्योंकि इसके टाइम पे बहुत सारा एक्सपेंड हुआ था मुगल एम्पायर। अकबर के बाद ही वॉज दी ओनली वन जिसके अंदर इतना ज्यादा एम्पायर एक्सपेंड हुआ था। ही वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन एज अ रूलर। उसने क्या किया, इन नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले उसने अहोम्स को डिफीट किया 1663, जो कि शाहजहां से और जहांगीर से डिफीट
नहीं हो पाते। तो उसने 1663 में अहोम्स को डिफीट किया, बट अहोम्स ने क्या किया, वापस से 1680 में रिबेल कर दिया, यानी उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर कैंपेन इन दी नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड द सिक्स वर टेम्पररी सक्सेसफुल, यानी कि एक डायनेस्टी थी यूसुफजाई की, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, वो और जो सिक्स थे उनके जब उसके अगेंस्ट में औरंगजेब किया, लड़ाई वड़ाई करी, तो थोड़े दिन के लिए तो सक्सेसफुल था, बट क्या हुआ, फिर वो थोड़े दिन बाद वापस से रिबेल करने लगे। कौन कौन, अहोम्स ने भी रिबेल किया, यूसुफजाई ने भी रिबेल किया और सिक्स ने भी रिबेल किया। फिर मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। Campaign against the Maratha Tibetan Shivaji was initially successful. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultans. अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने इंटरनल पॉलिटिक्स चली, क्योंकि भाई उससे तो मैंने आपको बताया एम्बिशियस था, उसे तो पूरा एरिया चाहिए था, तो जब उसे पूरा एरिया चाहिए था तो वो रुके क्यों, उसने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई और वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ठीक है, अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने राजपूत के बीच में पॉलिटिक्स चली, यानी कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे तो मेरे अंदर आ ही जाओगे। अब जब उसने किया, सब कुछ किया, औरंगजेब के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ही वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन पेस, अपने अकॉर्डिंग करता था, अपने तरीके से करता था। अब जब उसे ये सब चीजें पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली राजपूत के साथ करनी थी, तो उसने फिर से अपने तरीके से सब कुछ किया। तो क्या हुआ, जितने राजपूत थे वो सब रिबेलियन हो गए, यानी कि रिबेलियस हो गए। अकबर ने क्या किया था, अकबर को ये पता था कि राजपूत बहुत पावरफुल है, तो इसलिए वो उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके चल रहा था। ठीक है, अब जिनके साथ फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही थी, तो ज्यादा लोग तो फ्रेंडशिप वाले थे, जिसके साथ फ्रेंडशिप नहीं भी हो पा रही थी तो उनको उसने हरा दिया, सारे राजपूत से मिलके। ठीक है, अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने किया तो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स, उसने सब कुछ बहुत अच्छी की, पर जब उसने किया राजपूत को पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको उसने बोला कि भाई हमारे अंदर आ जाओ या ये या वो, तो उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट। अब जब उसने शिवाजी के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया, क्योंकि शिवाजी वाज अ वेरी ग्रेट मराठा पावर दैट टाइम। ठीक है, बहुत बड़ा किंगडम था मराठास का। तो क्या हुआ, जब शिवाजी के साथ वो लड़ा, तो उसने स्टार्टिंग में तो वो सक्सेसफुल हो गया, पर बाद में वापस से मराठा किंगडम ने पूरा अपने आप को पूरा फॉर्म कर लिया था और मराठा किंगडम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छा किया औरंगजेब ने, बीच बीच में वो इनिशियली सक्सेसफुल होता रहा सबको दबाने के लिए, बट वो बाद में वापस से रिबेलियस होते जा रहे थे। ठीक है, तो अब आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अकबर कौन था, ये वो वाला अकबर था, कौन सा, हुमायूं का बेटा अकबर नहीं, ये अकबर था, he was a son of शाहजहां। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया, वो जो अकबर था, उसका नाम था कुछ, तो भी आप बुक में से देख के मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो वो जो अकबर था उसने क्या किया, अकबर ने औरंगजेब के अगेंस्ट में आर्मी स्टार्ट कर दी। अब अकबर ने जैसे रिबेलियन स्टार्ट किया औरंगजेब के अगेंस्ट में, तो क्या हुआ, औरंगजेब ने पहले तो उसे सीज किया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि अब तो भाई डेक्कन एरियाज को भी सीज करना पड़ेगा, तो उसने पहले तो अकबर की आर्मी हटाई, अकबर को हटा दिया। ठीक है, अब वो बाकी भाइयों को मार चुका था, तो अकबर कौन सी खेत की मूवी था, उसने उसे भी हटा दिया। अब वो जैसे ही हटा तो उसने बोला कि अब मेरा कहाँ अट्रैक्शन पॉइंट है, डेक्कन सल्तनत पर, यानी कि जो डेक्कन के एरिया थे, डेक्कन में जो किंगडम था वहां पर। तो उसने क्या किया, उसने बीजापुर एनेक्स किया 1685 में, क्योंकि बीजापुर जब शाहजहां के अकॉर्डिंग वो उनके साथ में आ गया था, पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाद में रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बहुत सारे किंगडम्स में हुआ था। तो बीजापुर उसने 1685 में एनेक्स कर लिया। उसके बाद उसने गोलकोंडा पर ट्राई किया, गोलकोंडा भी वही किंगडम्स हैं जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, वही सारे। ठीक है, तो उसने जैसे गोलकोंडा पर ट्राई किया, तो दैट वाज आल्सो एनेक्स्ड इन 1687। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड द गुरिल्ला वॉरफेयर।
अब जो मराठास थे, मैंने आपको बताया था मराठा शिवाजी के अगेंस्ट पहले तो वो स्टार्ट में सक्सेसफुल हुआ था, पर शिवाजी वाज अ वेरी गुड लीडर, ही वाज अ वेरी गुड पावर। तो वो मराठा की इतनी बड़ी पावर थी कि औरंगजेब ने बोला कि भाई इनको तो हराओ, इनके साथ में कोई नहीं लड़ सकता, मैं खुद लड़ूंगा। यानी कि फ्रॉम 1698 औरंगजेब ने बोला कि इनके अगेंस्ट डेक्कन में जितने भी मराठास हैं उनके अगेंस्ट में मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? क्योंकि मराठास ने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था। गोरिल्ला वॉरफेयर इज अ काइंड ऑफ वॉर, एक तरीका है लड़ाई करने, ठीक है, उसका नाम था गोरिल्ला वॉरफेयर। तो मराठास ने वही स्कीम स्टार्ट ट्राई करते थे, दैट वाज गोरिल्ला वॉरफेयर। अब औरंगजेब मतलब किसी को भी भेजता था, सब हार के आ जाते थे, कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग थी मराठास की। पर फिर 1698 में औरंगजेब ने बोला कि तुम लोग तो भाई छोड़ो, मैं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा और मैं मराठास के अगेंस्ट में जीत जाऊँगा। तो with that try, he was continuously managing campaigns in the Deccan against the Marathas. ठीक है, तो पहले कौन आया? पहले आया लेगेसी में बाबर, then हुमायूं, then अकबर, then जहांगीर, then शाहजहां and then औरंगजेब। ठीक है, that's it, बहुत easy है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, बस यही तो याद करने थे, हो गया। फिर आता है कि इनके ट्रेडिशन कैसे थे, यानी कि अब जैसे कि जो मुगल्स थे, दे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनिट्यूड, ठीक है, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। यानी कि वो एक रूल में बिलीव नहीं करते थे जिसमें कि जो उनका एल्डेस्ट सन होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, वो उनके पूरे रूल को एक्वायर करे। जबकि उन्होंने तैमूर के कस्टम्स को फॉलो किया। तैमूर कौन? वही तैमूर जिनकी स्टार्टिंग में बात करी थी हमने। उन्होंने तैमूर के कस्टम्स को फॉलो किया, जिसके अकॉर्डिंग वो इनहेरिटेंस होता है, जो भी इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो भी उसके फादर का एरिया है, उसको डिवाइड किया जाता था जितने भी उनके बेटे होते थे उसमें। ठीक है, तो अब कभी भी किसी में भी ये देखोगे तो जितने भी रूलर्स थे, जितने भी ये सारे रूलर्स थे, या तो उन्होंने अपने जितने भी भाई थे उन सबको मार दिया होगा, या फिर उन्होंने उन सबको डिवाइड किया होगा, जैसे हुमायूं ने डिवाइड किया था सबको सबका एरिया। पर अब क्या हुआ, जब उन्होंने डिवाइड किया तो फिर वो सारे जितने भी भाई थे, उसके छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, जो भी थे, उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई रिबेल करना स्टार्ट कर दिया तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना किंगडम बचाना है। फिर वो वॉर होती थी, और वॉर होती थी तो जो स्ट्रांग होगी वो जीत जाता था। तो उनका सक्सेशन का ट्रेडिशन क्या था? उनका सक्सेशन का ट्रेडिशन था कि जितना है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए सारे भाइयों में। ठीक है, और अब आप ये जो मैप देख रहे हो ना, ये पूरा मैप क्या है? ये पूरा मैप बता रहा है कि ये पूरा मुगल एम्पायर है इन 1600 एंड इन 1700। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। Yeah, that's it. Okay, it was a long, very long topic, but अभी भी ये चैप्टर बचा है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे आऊँ ये चैप्टर लेके, तो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ठीक है? सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो वी मीट, आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब बटन हिट करनी है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है। जैसे ही कल की वीडियो आए आप उसे देख लो सबसे पहले। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो again that is very easy. All you have to do is go to the description box below and click the link, and you will go to another page, download the PDF from there. See, easy, very easy. अब like और share जरूर कर देना वीडियो को, और until the next video we meet.